क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में केवल 5% लोग ऐसे हैं जो बाकी 95% लोगों को अपनी मर्जी से नचाते रहते हैं, और हम में से ज़्यादातर लोग यह समझ भी नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये वो लोग हैं जो बिना किसी डिग्री के, बिना किसी किताबी ज्ञान के, सिर्फ अपने अनुभव से मानव स्वभाव की इतनी गहरी समझ रखते हैं कि वे लोगों को अपनी इच्छा के खिलाफ काम करवा लेते हैं और सामने वाला खुश भी रहता है। आर.बी. स्पार्कमैन की किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एक ऐसी किताब है जो आपको यह नहीं सिखाती कि दूसरों को कैसे ठगें, बल्कि यह बताती है कि कैसे आप खुद को ठगे जाने से बचा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन तकनीकों का सही इस्तेमाल कैसे करें। लेखक ने यह ज्ञान किसी यूनिवर्सिटी या बिजनेस स्कूल से नहीं सीखा, बल्कि असली ज़िंदगी में स्ट्रीट हस्टलर्स, कॉन आर्टिस्ट्स और चालाक सेल्समैन के साथ रहकर सीखा है। स्पार्कमैन ने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे लोगों को देखा जो बिना किसी औपचारिक शिक्षा के लोगों के दिमाग को पढ़ लेते थे और उन्हें अपनी मर्जी से चलाते थे। इस किताब में 15 अध्याय हैं जो मैनिपुलेशन की अलग अलग तकनीकों को विस्तार से समझाते हैं, और हर अध्याय वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भरा हुआ है। यह किताब आपको बताती है कि मैनिपुलेशन कोई काला जादू नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव की समझ है, और इसे न तो अच्छा कहा जा सकता है न बुरा, क्योंकि यह एक टूल है जिसका इस्तेमाल आपकी नीयत पर निर्भर करता है। पहला अध्याय 5% के बारे में बताता है, जो इस किताब की नींव है। स्पार्कमैन कहते हैं कि हर समाज में केवल 5% लोग ऐसे होते हैं जो मैनिपुलेशन की कला में माहिर होते हैं, और ये लोग बाकी 95% लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। ये लोग औसत से बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते और न ही ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इनमें एक ख़ास बात होती है कि ये मानव स्वभाव और इंस्टिंक्ट्स को बहुत गहराई से समझते हैं। ये लोग जानते हैं कि इंसान क्या चाहता है, क्या सोचता है और किस चीज़ से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि मैनिपुलेशन कोई एकेडमिक थियोरी नहीं है जिसे आप किताबों से सीख सकें, बल्कि यह एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसे केवल रिजल्ट से जज किया जाता है। अगर आप किसी को अपनी मर्जी से काम नहीं करवा सके तो आपकी तकनीक काम नहीं कर रही है, चाहे वह कितनी भी सैद्धांतिक रूप से सही क्यों न हो। स्पार्कमैन ने इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया है कि मैनिपुलेशन को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सिर्फ एक तकनीक है। एक डॉक्टर चीरा लगाकर जान बचाता है और एक हत्यारा चाकू से जान लेता है, तो क्या चाकू बुरा है या इस्तेमाल करने वाले की नीयत बुरी है? मैनिपुलेशन भी ऐसा ही है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है और बुरे कामों के लिए भी। दूसरा अध्याय बताता है कि किन किरदारों से सावधान रहना चाहिए और कैसे कॉन आर्टिस्ट्स को पहचाना जाए। स्पार्कमैन कहते हैं कि जो लोग बार बार अपनी ईमानदारी पर जोर देते हैं वे अक्सर सबसे बड़े झूठे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर बात में आपसे कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मैं झूठ नहीं बोलता, तो यह सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ईमानदार लोगों को अपनी ईमानदारी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके काम खुद बोलते हैं। कॉन आर्टिस्ट्स अक्सर खुद को पूर्व अमीर लोग बताते हैं जिन्होंने अपनी दौलत खराब किस्मत या धोखे से खो दी। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें सफल और अनुभवी समझें और उन पर विश्वास करें। स्पार्कमैन बताते हैं कि ये लोग छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बड़ी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति $10 के बिल को लेकर घंटों बहस करता है, लेकिन हज़ारों डॉलर के काम को बिना सोचे समझे करने के लिए तैयार हो जाता है, तो यह संदेहजनक है। लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर करते हैं। जब हार्डी नाम का एक कॉन आर्टिस्ट उनसे पैसे उधार लेकर कभी वापस नहीं किया। हार्डी हमेशा अपनी ईमानदारी पर जोर देता था और बार बार कहता था कि मुझ पर भरोसा करो, लेकिन अंत में उसने धोखा ही दिया। स्पार्कमैन ने इस अनुभव से सीखा कि जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं उनसे सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। तीसरा अध्याय इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट यानी रुक रुक कर इनाम देने की तकनीक के बारे में है, जिसका शीर्षक है कैसे किसी व्यक्ति को अपना गुलाम बना लें। यह अध्याय एक लड़की की कहानी से शुरू होता है जो 18 साल के स्पार्कमैन के साथ डेट पर गई थी। डेट के दौरान स्पार्कमैन ने देखा कि लड़की की आंख के नीचे एक घाव था जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। जब स्पार्कमैन ने पूछा तो उसने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम बिल है, जो उसे अक्सर मारता पीटता है। लड़की ने बताया कि वह जानती है कि बिल उसके लायक नहीं है, लेकिन वह उसे छोड़ नहीं पाती क्योंकि बिल कभी उससे बहुत प्यार से पेश आता है और कभी बहुत बुरा। जब भी लड़की बिल को छोड़ने का फैसला करती
तो बिल उससे आखिरी बार किस करने के लिए कहता और फिर वे दोनों फिर से साथ आ जाते। यह साइकिल बार बार दोहराती रहती और लड़की पूरी तरह से बिल के कंट्रोल में थी। स्पार्कमैन ने इस घटना को समझाने के लिए कबूतर के प्रयोग का उदाहरण दिया। जब एक कबूतर को हर बार एक बटन दबाने पर दाना मिलता है तो वह कुछ समय बाद बोर हो जाता है, लेकिन जब उसे कभी कभी दाना मिलता है तो वह बार बार वही बटन दबाता रहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगली बार दाना मिलेगा या नहीं। यही चीज़ इंसानों के साथ भी होती है। किसी को लगातार ध्यान, प्यार या तारीफ देते हैं तो वह आपको ग्रांटेड लेने लगता है, लेकिन जब आप कभी कभी ध्यान देते हैं तो वह व्यक्ति आपका ज़्यादा मोहताज हो जाता है और हमेशा आपकी तरफ देखता रहता है कि आप कब ध्यान देंगे। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट को लागू करने के लिए पहले किसी को वह चीज़ दें जो वह चाहता है, फिर उसे वापस ले लें। जब वह व्यक्ति महसूस करे कि आप उसे ग्रांटेड ले रहे हैं तो जो आपने दिया था वह वापस ले लें। यह तकनीक लोगों की उस प्रकृति को ट्रिगर करती है जो उन्हें वह सब कुछ चाहने पर मजबूर करती है जो उनके पास नहीं है। यह मैनिपुलेशन तकनीक व्यक्तिगत, बिजनेस और प्रेम जीवन में लागू की जा सकती है। चौथा अध्याय फेवरेटिज्म यानी पक्षपात और उसके सही इस्तेमाल के बारे में बताता है। स्पार्कमैन कहते हैं कि दुनिया पक्षपात से भरी पड़ी है और यह सोचना बेवकूफ़ी है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। कई बार सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके बॉस या इन्फ्लुएंशियल लोग आपको कितना पसंद करते हैं। लेखक ने एक सर्वे का हवाला दिया जिसमें सफल युवा एग्जीक्यूटिव्स से पूछा गया कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है। ज़्यादातर लोगों ने माना कि उनकी सफलता का श्रेय मेहनत से ज़्यादा बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाने को जाता है। अब सवाल ये है कि फेवरेटिज्म कैसे बनाई जाए। पहली तकनीक है मुस्कुराना, जो एक पुरानी लेकिन बहुत प्रभावशाली तकनीक है। जब आप किसी से मिलते हैं और मुस्कुराते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके प्रति सकारात्मक महसूस करता है। दूसरी तकनीक है सूक्ष्म तारीफ करना, लेकिन यह इतना स्पष्ट नहीं होना चाहिए कि लगे आप चापलूसी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बॉस कोई काम अच्छा करता है तो उसकी तारीफ करें, लेकिन हर छोटी बात पर तारीफ मत करें। तीसरी तकनीक है लोगों से सलाह मांगना और फिर उनकी सलाह मानकर उन्हें बताना। जब आप किसी से उसके एक्सपर्टीज़ के बारे में सलाह मांगते हैं तो वह खुश होता है, और जब आप उस सलाह को फॉलो करते हैं तो वह और ज़्यादा खुश होता है। चौथी तकनीक है दूसरों के करियर में वास्तविक रुचि दिखाना। जब आप किसी से उसके काम, उसकी उपलब्धियों और उसके लक्ष्यों के बारे में पूछते हैं तो वह महसूस करता है कि आप उसकी परवाह करते हैं। ये सभी तकनीकें मिलकर आपको दूसरों का फेवरेट बनाती हैं और यह फेवरेटिज्म आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन में बहुत काम आती है। पांचवा अध्याय मैनिपुलेशन का सार बताता है, जिसे आई डोंट नीड यू यानी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है माइंडसेट कहते हैं। यह तकनीक बताती है कि आपको हमेशा यह दिखाना चाहिए कि आपको दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे आपकी ज़रूरत है। हार्डी नाम का एक सेल्समैन इस तकनीक का माहिर था, जो ऑयल बूम के दौरान ह्यूस्टन में फर्नीचर बेचता था। हार्डी एक बहुत ही चालाक व्यक्ति था जो महिलाओं को प्रभावित करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करता था। जब वह किसी महिला से मिलता तो उसमें बेरुखी दिखाता और ऐसा व्यवहार करता जैसे उसे उस महिला में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह रवैया महिलाओं को उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित करता था, क्योंकि वे सोचती थीं कि यह आदमी खास है और इसे पाना मुश्किल है। बिजनेस में भी यह तकनीक बहुत प्रभावशाली है। जब आप किसी कस्टमर को दिखाते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है और आप उन्हें बेचने के लिए बेताब नहीं हैं, तो वे आपसे खरीदने के लिए ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। यह तकनीक पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल देती है। आमतौर पर सेल्समैन कस्टमर के पीछे भागते हैं, लेकिन जब आप ये एटीट्यूड दिखाते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वे खरीदें या न खरीदें, तो कस्टमर आपके पीछे भागने लगता है। यह तकनीक केवल बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि रिश्तों में भी काम करती है। जब आप किसी को दिखाते हैं कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हैं, तो वे आपको और ज़्यादा चाहने लगते हैं। लेकिन इस तकनीक को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बेरुखी दिखाएंगे तो लोग आपसे दूर भी हो सकते हैं। छठा अध्याय विनम्रता की शक्ति के बारे में बताता है, जिसका शीर्षक है एंड द मीक शैल मैनिपुलेट द अर्थ, यानी विनम्र लोग दुनिया को मैनिपुलेट करेंगे। स्पार्कमैन कहते हैं कि सबसे स्मार्ट और चालाक लोग अक्सर विनम्र दिखते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं करते। जो लोग अपनी अक्लमंदी का दिखावा करते हैं वे अक्सर दूसरों को चिढ़ाते हैं और उनके दुश्मन बना लेते हैं,
घमंडी लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि वे सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं और कोई उन्हें धोखा नहीं दे सकता। प्लेइंग डम यानी बेवकूफ़ बनने का नाटक करना एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। जब आप किसी से कुछ पूछते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे आपको कुछ नहीं पता, तो सामने वाला व्यक्ति अपनी जानकारी शेयर करने के लिए उत्सुक हो जाता है। इस तरीके से आप लोगों से बहुत सारी जानकारी निकाल सकते हैं जो वे नॉर्मली शेयर नहीं करते। विनम्रता से आप टकराव से भी बच सकते हैं। जब कोई आपसे बहस करना चाहता है और आप विनम्रता से उससे सहमत हो जाते हैं तो बहस खत्म हो जाती है। लेखक ने एक उदाहरण दिया कि अगर कोई आपको गाली देता है और कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो और आप जवाब में कहते हैं कि हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, तो सामने वाले के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। नो इट ऑल एटीट्यूड यानी सब कुछ जानने का रवैया झगड़े पैदा करता है और रिश्ते खराब करता है। इसके विपरीत विनम्रता लोगों को आपके करीब लाती है और वे आप पर शक नहीं करते। सबसे सफल मैनिपुलेटर्स वे होते हैं जो दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि वे स्मार्ट हैं, न कि खुद को स्मार्ट साबित करने की कोशिश करते हैं। 7वां अध्याय बताता है कि कैसे किसी व्यक्ति की असली भावनाओं और मकसद को पहचाना जाए। स्पार्कमैन कहते हैं कि जब आप किसी से कोई सीधा सवाल पूछते हैं तो उनकी पहली 3 सेकंड की प्रतिक्रिया सबसे सच्ची होती है। इन 3 सेकंड में व्यक्ति अपनी असली भावनाएं छुपा नहीं पाता और उसका चेहरा सच बोल देता है। उनकी आंखों और चेहरे के ऊपरी हिस्से को देखकर आप उनकी असली भावनाएं जान सकते हैं। नीचे का चेहरा यानी मुंह और जबड़ा आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आंखें और माथा झूठ नहीं बोलते। किसी की असली मंशा जानने के लिए एक और तकनीक है। पहले उनसे पूछें कि वे किसी बात से क्यों सहमत नहीं हैं और वे एक कारण बताएंगे। फिर उनसे पूछें कि इसके अलावा कोई और कारण भी है क्या। यह दूसरा सवाल अक्सर असली वजह सामने ले आता है, क्योंकि पहली बार में लोग वह कारण बताते हैं जो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन असली कारण नहीं होता। यह अध्याय पॉजिटिव एटीट्यूड और परसिस्टेंस में फ़र्क भी बताता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं और मुश्किलों को नज़रअंदाज करते हैं। जब असली मुसीबत आती है तो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड टूट जाता है और वे हार मान लेते हैं। इसके विपरीत परसिस्टेंस यानी दृढ़ता वाले लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे लड़ते रहते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन वे हार नहीं मानेंगे। स्पार्कमैन कहते हैं कि परसिस्टेंस पॉजिटिव एटीट्यूड से कहीं ज़्यादा मजबूत और असरदार है। 8वां अध्याय फाइनेंशियल डीलिंग्स यानी पैसों के लेन देन में धोखे से बचने के बारे में है। लेखक की सबसे महत्वपूर्ण सलाह है कि हमेशा देखो कि पैसा कहाँ है। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। अगर आपने किसी को पहले ही पेमेंट कर दिया तो फिर आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। स्पार्कमैन कहते हैं कि पहले से एडवांस पेमेंट करना सबसे बड़ी गलती है। छोटी रकम के लिए कानूनी कार्रवाई करना प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि वकील की फीस और कोर्ट का खर्च उस रकम से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए धोखेबाज लोग छोटी रकम के मामलों में आसानी से बच निकलते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे एडवांस पेमेंट मांगता है तो यह एक बड़ा रेड फ्लैग है। किसी को अपने नाम पर बिल बढ़ाने की इजाज़त देना या अपनी चाबी देना भी बहुत खतरनाक है। हमेशा कोई भी सर्विस लेने से पहले कीमत पूछें और सब कुछ साफ कर लें। दोस्तों को पैसे उधार देना रिश्ते खराब कर सकता है। अगर आपका दोस्त पैसे वापस नहीं करता तो या तो आप दोस्ती खो रही है देते हैं या पैसे खो देते हैं। अगर उधार देना ही है तो कोलैटरल यानी गारंटी ज़रूर लें। स्पार्कमैन ने अपने अनुभव से बताया कि उन्होंने कई बार लोगों को पैसे उधार दिए बिना कोलैटरल के और हर बार उन्हें धोखा मिला। लेकिन जब उन्होंने कोलैटरल लेना शुरू किया तो उन्हें कभी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर सामने वाला पैसे नहीं लौटाता तो कम से कम उनके पास कोलैटरल रहता था। 9वां अध्याय किसी की सोच को मैनिपुलेट करने के बारे में। स्पार्कमैन कहते हैं कि सफल मैनिपुलेशन के लिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि किसकी सोच बदली जा सकती है और किसकी नहीं। जो लोग आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं उन्हें प्रभावित करना आसान है, लेकिन जो लोग आपको नापसंद करते हैं या आप पर विश्वास नहीं करते उनकी सोच बदलने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। रिलेशनशिप्स परसुएशन यानी समझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कोई क्या कहता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन कहता है। अगर आपके दोस्त आपसे कुछ कहते हैं तो आप उस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे बजाय किसी अजनबी के। बिजनेस में भी फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बनाने से बिक्री में बहुत मदद मिलती है। स्पार्कमैन ने अपने जीवन से एक उदाहरण दिया
जब उन्होंने एक क्लाइंट को सवाल पूछकर और उनकी राय जानकर उन्हें अपने विचारों की तरफ गाइड किया। उन्होंने सीधे क्लाइंट को नहीं बताया कि क्या करना चाहिए, बल्कि ऐसे सवाल पूछे जिससे क्लाइंट खुद ही सही निष्कर्ष पर पहुंच गया। यह तकनीक बहुत ही प्रभावशाली है क्योंकि जब लोग खुद सोचकर कोई फैसला लेते हैं तो वे उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। डबल बाइंड तकनीक भी बहुत उपयोगी है, जिसमें आप किसी को दो विकल्प देते हैं, लेकिन दोनों विकल्प उसी नतीजे पर पहुंचते हैं जो आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपके साथ फिल्म देखने जाए, तो आप पूछ सकते हैं कि तुम शाम को 6 बजे चलोगे या 8 बजे। इस सवाल में आपने यह मान लिया कि वह जाएगा और केवल समय का विकल्प दिया। यह तकनीक लोगों को कंट्रोल का भ्रम देती है, जबकि असल में आप उन्हें अपनी मर्जी की दिशा में धकेल रहे होते हैं। 10वां अध्याय बहसों में जीतने के बारे में है। स्पार्कमैन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि अगर कोई मुद्दा आपके महत्वपूर्ण हितों को प्रभावित नहीं करता तो उस पर बहस मत करो। ज़्यादातर बहसें भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद करती हैं और अंत में व्यक्तिगत हमलों में बदल जाती हैं। जब दो लोग बहस करते हैं तो कोई भी अपना मत नहीं बदलता, बल्कि दोनों अपनी अपनी राय पर और मजबूती से अड़ जाते हैं। बहस जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसमें शामिल ही न होना। जब कोई आपसे बहस करना चाहता है तो आप विनम्रता से कह सकते हैं कि शायद आप सही कह रहे हैं, और बहस खत्म हो जाती है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनके साथ बहस करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वे किसी भी हालत में आपकी बात नहीं मानेंगे। अपनी भावनात्मक एनर्जी बचाकर और केवल उन्हीं मुद्दों पर बहस करके जो वाकई महत्वपूर्ण हैं, आप 95% बहसें जीत सकते हैं। स्पार्कमैन कहते हैं कि बहस करना अहंकार की लड़ाई है, न कि सच्चाई की तलाश। लोग बहस इसलिए नहीं करते कि उन्हें सच जानना है, बल्कि इसलिए करते हैं कि वे सही साबित होना चाहते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग बहसों से बचते हैं और अपनी एनर्जी उन कामों में लगाते हैं जो वाकई फ़ायदेमंद हैं। 11वां अध्याय अनार्गू तकनीक के बारे में बताता है, जो किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ मैनिपुलेट करने और उसे खुश भी रखने का तरीका है। यह तकनीक 6 चरणों में काम करती है। पहला चरण है सामने वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती बनाना। बिना दोस्ती के किसी को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए पहले उनके साथ अच्छे संबंध बनाएं। दूसरा चरण है उनकी बात ध्यान से सुनना। एक अच्छा मैनिपुलेटर पहले सुनता है और समझता है कि सामने वाले की असल आपत्ति क्या है। तीसरा चरण है उनकी भावनाओं से सहमत होना, भले ही उनके विचारों से नहीं। आप कह सकते हैं कि मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। चौथा चरण है उन बिंदुओं को हाईलाइट करना जहां आप दोनों सहमत हैं। जब आप दिखाते हैं कि आप कई बातों में सहमत हैं तो असहमति वाली बातें कम महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। 5वां चरण है उनकी आपत्तियों को डिप्लोमेटिक तरीके से दूर करना। सीधे उनकी आपत्तियों को गलत मत बताइए, बल्कि विनम्रता से एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। छठा और आखिरी चरण है उनकी इज्जत बचाना, ताकि वे हारा हुआ न महसूस करें। जब कोई व्यक्ति अपनी राय बदलता है तो उसे लगता है कि उसने हार मान ली, इसलिए उन्हें एक सम्मानजनक तरीका दें जिससे वे अपनी राय बदल सकें। स्पार्कमैन कहते हैं कि यह तकनीक प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित है और लगभग आधे मामलों में काम करती है। बाकी आधे मामलों में लोग इतने जिद्दी होते हैं कि कोई भी तकनीक काम नहीं करती। 12वां अध्याय प्रेशर यानी दबाव के सही इस्तेमाल के बारे में बताता है। स्पार्कमैन कहते हैं कि दबाव एक खतरनाक हथियार है और इसे बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति यस या नो के बीच फंसा हो और फैसला नहीं कर पा रहा हो तो थोड़ा दबाव डालना फ़ायदेमंद हो सकता है। पहली तकनीक है यस एज्यूम करना, यानी मान लेना कि दूसरे व्यक्ति ने हाँ कह दिया है। उदाहरण के लिए स्पार्कमैन ने एक केस बताया कि अगर कोई महिला मोटल जाने में हिचकिचा रही है तो आत्मविश्वास से रूम बुक कर लेना उसे ना कहना मुश्किल बना देता है। जब आप यह मान लेते हैं कि उसने हाँ कह दिया और उसके अनुसार काम करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को आपको रोकने के लिए बहुत मजबूत कारण देना पड़ता है। दूसरी तकनीक है साइलेंस यानी चुप्पी। कहने के बाद चुप रह जाना दूसरे व्यक्ति पर बहुत दबाव डालता है कि वह जवाब दे। खामोशी असहज करती है और लोग उसे भरने के लिए कुछ न कुछ बोलते हैं। सेल्स में यह तकनीक बहुत इस्तेमाल की जाती है। जब सेल्समैन अपनी पिच देता है और चुप हो जाता है तो कस्टमर को जवाब देना पड़ता है। लेकिन स्पार्कमैन चेतावनी देते हैं कि यह तकनीक तभी इस्तेमाल करनी चाहिए जब व्यक्ति इनडिसीजन यानी फैसला न कर पाने की स्थिति में हो। अगर व्यक्ति पहले से ही नहीं कह चुका है तो दबाव डालना उल्टा पड़ सकता है और वह आपसे नाराज़ हो सकता है। 13वां अध्याय इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन
यानी अप्रत्यक्ष मैनिपुलेशन के बारे में है, जिसे गंदा तरीका भी कहा जाता है। स्पार्कमैन कहते हैं कि जब सीधे किसी को प्रभावित नहीं कर सकते तो उनके करीबी लोगों को प्रभावित करें। हार्डी ने इस तकनीक का इस्तेमाल करके एक मुश्किल सेल डील को क्लोज किया। हार्डी के पास एक बेडरूम सेट था जो कोई नहीं खरीद रहा था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी अपनी बहुत कम उम्र की गर्लफ्रेंड के साथ शोरूम में आया। हार्डी ने देखा कि वह आदमी फर्नीचर में दिलचस्पी नहीं ले रहा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को वह बेडरूम सेट पसंद आ गया। हार्डी ने आदमी को नज़रअंदाज करके सारा ध्यान उसकी गर्लफ्रेंड पर लगा दिया। उसने लड़की को चार्म किया, उसकी तारीफ की और उसे समझाया कि यह बेडरूम सेट कितना खूबसूरत है। लड़की इतनी प्रभावित हो गई कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को मनाया और उसने वह फर्नीचर खरीद लिया। स्पार्कमैन ने यह सेल देखा और हैरान रह गया। उन्हें समझ आ गया कि इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन की पावर कितनी बड़ी है। अगर आप किसी को सीधे नहीं मना सकते तो उस व्यक्ति के दोस्तों, परिवार या प्रेमी को प्रभावित करें जो उस पर असर डाल सकें। लोग अपने करीबी लोगों की बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी यह तकनीक बहुत काम आती है। अगर कोई आप में दिलचस्पी नहीं ले रहा तो उसके दोस्तों को प्रभावित करें। जब उसके दोस्त आपकी तारीफ करेंगे तो वह व्यक्ति आपके बारे में फिर से सोचेगा। सोशल वैलिडेशन यानी सामाजिक स्वीकृति रिलेशनशिप्स में बहुत प्रभावशाली होती है। 14वां अध्याय कृतज्ञता से पहले ही निपटने के बारे में है। स्पार्कमैन ने अपने अनुभव से एक फॉर्मूला ऑफ इनग्रैटिट्यूड बनाया जो कहता है कि जितना बड़ा उपकार उतनी ज्यादा कृतज्ञता। जब आप किसी पर बहुत बड़ा उपकार करते हैं तो वे अक्सर आपके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़े उपकार लोगों को असहज करते हैं। जब कोई आपका बहुत बड़ा कर्जदार होता है तो उसे बुरा लगता है और वह आपसे नफरत करने लगता है। स्पार्कमैन ने अपने जीवन से कई उदाहरण दिए जब उन्होंने लोगों की बहुत मदद की लेकिन बदले में विश्वासघात मिला। एक बार हार्डी ने स्पार्कमैन के घर पर रहते हुए उनकी गर्लफ्रेंड को फंसाने की कोशिश की। एक और दोस्त जिसके बिजनेस में स्पार्कमैन ने पैसे लगाए थे, उसने आधी रात को स्पार्कमैन को घर से निकाल दिया। इन अनुभवों से स्पार्कमैन ने सीखा कि बड़े उपकार बड़ी नाराजगी पैदा करते हैं। इससे बचने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, बड़े उपकार करने से ही बचें और छोटी छोटी मदद करें जिससे लोग आपके कर्जदार न महसूस करें। दूसरा, अगर बड़ा उपकार करना ही है तो उसके बदले में कुछ मांग लें ताकि लेन देन बराबर हो जाए और सामने वाला व्यक्ति कर्जदार न रहे। स्पार्कमैन कहते हैं कि यह बहुत दुखद है, लेकिन सच्चाई यही है कि बड़े उपकार रिश्ते खराब करते हैं। 15वां और आखिरी अध्याय बताता है कि स्वार्थ के लिए लोगों का इस्तेमाल करने से आपको क्या मिलता है। आय किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यहाँ लेखक ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि मैनिपुलेशन एक खतरनाक हथियार है। स्पार्कमैन बताते हैं कि जिन कॉन आर्टिस्ट्स ने उन्हें मैनिपुलेशन सिखाया वे सब अकेले दुखी और बेचैन थे। उनके पास चार्म था, तकनीकें थीं और दूसरों पर पावर थी, लेकिन जो चीज़ें उनके पास नहीं थीं वे थीं दोस्त, पत्नियां और मानसिक शांति। ये लोग दूसरों को डिस्पोजेबल नैपकिन की तरह इस्तेमाल करते थे और फिर फेंक देते थे। इसका नतीजा यह होता था कि अंत में कोई उनके साथ नहीं रहता था। स्पार्कमैन ने मैनिपुलेशन की तुलना कराटे से की। सिर्फ इसलिए कि आप किसी को मार सकते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आपको मारना चाहिए। मैनिपुलेशन की स्किल होना और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना 2 अलग बातें हैं। लेखक ने देखा कि चालाक मैनिपुलेटर्स अपने स्वार्थ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। वे कहते थे कि मैं केवल उन लोगों को ही ठगता हूं जो इसके लायक हैं, या मैं दोस्तों को नहीं ठगता जब तक वे मुझसे धोखा न करें। लेकिन स्पार्कमैन ने सच्चाई देखी कि एक बार जब आप लोगों को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो यह आदत बन जाती है। धीरे धीरे आप सभी के साथ ऐसा करने लगते हैं, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ भी। दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश में आप अपने नैतिक कंपास पर कंट्रोल खो देते हैं। स्पार्कमैन का संदेश साफ है कि मैनिपुलेशन एक टूल है, लाइफस्टाइल नहीं। अगर आप इसे स्वार्थ से इस्तेमाल करेंगे तो अकेले और नाखुश रहेंगे, लेकिन अगर आप इसे खुद को बचाने या रिश्ते सुधारने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रभाव के साथ साथ खुशी भी पाएंगे। यह किताब आपको सिखाती है कि पावर कैसे पाएं, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाती है कि उस पावर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो दोस्तों, यह थी R.B. स्पार्कमैन की किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की संपूर्ण समरी।
इस किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है कि मैनिपुलेशन कोई काला जादू नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव को समझने की एक कला है। यह एक चाकू की तरह है जो अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरी यह है कि आप इन तकनीकों को खुद को बचाने के लिए सीखें, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। याद रखें कि असली शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में है। इस किताब ने हमें सिखाया कि कैसे कौन आर्टिस्ट्स को पहचानें, कैसे फाइनेंशियल धोखों से बचें और कैसे हर स्थिति में अपनी पावर बनाए रखें। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो और आपने इस किताब से कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक बटन दबाने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस किताब की कौन सी तकनीक आपको सबसे ज़्यादा उपयोगी लगी। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी को आपको मैनिपुलेट करते हुए पकड़ा है? क्या आप इन तकनीकों को अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करना चाहेंगे? बुकोपीडिया एक्सप्लेन परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। मिलते हैं अगली किताब की समरी में एक नई कहानी और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए खुद को समझिए, अपने ऊपर काम कीजिए और याद रखिए कि असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद के ऊपर मास्टरी हासिल करने में है। धन्यवाद और जय हिंद।